मासूम मोहब्बत पार्ट 6। मोक्ष जब सुहानी को सोफे में बिठाते हुए बोला, रैबिट तुम तब तक यहाँ पर बैठी रहो, मैं अभी चेंज करके आता हूँ, यहाँ से हिलना मत, फिर साथ में नीचे चलेंगे। सुहानी हामिदों पर अपना सिर हिला देती है तो मोक्ष क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ जाता है। करीब 5 मिनट बाद मोक्ष कपड़े चेंज करके आता है। सुहानी के कानों में जैसे ही क्लोजेट रूम के डोर खुलने की आवाज़ पड़ती है तो उधर देखने लगती है तो उसकी आंखें बाहर आने को तैयार थी। वो अपनी बड़ी-बड़ी आँखें कर मोक्ष को देखे जा रही थी या यूँ कहें ताड़े जा रही थी। मोक्ष जिसने वाइन कलर का कुर्ता और वाइट कलर का पैजामा पहना हुआ था, बालों को जेल से परफेक्ट तरीके से सेट किया हुआ था, जिसमें वो कहर ढा रहा था। सुहानी उसे बस घूरे जा रही थी। मोक्ष ने जब सुहानी को खुद को ऐसे घूरते देखा तो उसके फेस में ना बयान करने वाली मुस्कान थी और वो ऐसे ही मुस्कुराते हुए उसके पास आता है, फिर उसकी तरफ झुकते हुए उसके कान के पास अपने होंठ ले जाते हुए बोला, रैबिट मैं तुम्हारा ही हूँ पूरी ज़िंदगी भर के लिए। अभी फ़िलहाल मुझे घूरना बंद करो, हमें नीचे जाना है। इतना बोल वो उसके कान में किस करके पीछे हो जाता है। सुहानी उसकी आवाज़ सुन अपनी जगह में जम जाती है और उसे पलकें झपका के देखती है। मोक्ष टेढ़िया स्माइल करता है, फिर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो अब नीचे मॉम वेट कर रही होंगी, वैसे भी हम पहले ही लेट हो गए हैं। सुहानी को तो कुछ समझ में नहीं आया। अभी-अभी वो आ गया पर उसका चेहरा लाल हो रखा था और वो अपनी नज़रें नीचे करके उसके पीछे चलने लगती है और मोक्ष उसे ऐसे देख हल्का सा हँस देता है। नीचे हॉल में सभी बैठे हुए थे तो पंडित जी बोलते हैं, जिनके लिए पूजा रखी है वो कहाँ है? उन्हें बुलाइए। पंडित जी के पास और निहारिका जी ऊपर की तरफ देखती है जहाँ से सुहानी मोक्ष साथ में चले आ रहे थे। निहारिका जी पंडित जी से बोली, जी पंडित जी वो लोग आ गए। उनके बोलते हुए सब ऊपर देखने लगते हैं तो सबकी आँखें उन पर ही जम जाती है, क्योंकि दोनों साथ में मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। मान की नज़र जैसे ही सुहानी पर पड़ी तो उसे देखता ही रहता है। उसकी आँखों में इस वक़्त कई भाव दिख रहे थे, जिन्हें पढ़ पाना नामुमकिन था। केविन की नज़र जब मान में पड़ी तो वो उसे देखने लगता है और उसके कंधे में हाथ रख के कहता है, क्या हुआ तुम उन्हें ऐसे क्यों देख रहे हो? उसकी बात सुन मान वैसे ही सुहानी को देख खोए हुए में बोला, देख रहा हूँ मेरी प्रिंसेस कितनी बड़ी हो गई है, जो आज किसी की बीवी बन गई है। केविन मान की बात सुन उसे हैरान नज़रों से देखते बोला, मतलब तुम सुहानी को पहले से जानते हो क्या? उसकी बात सुन मान अब अपने होश में आता है और उसे याद आता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। फिर केविन की तरफ देखते बोला, नहीं वो अभी की बहन है ना, तो बस उसके हिसाब से बोला कि पहले तो छोटी रही होगी ना, वो अब देख हमारे मोक्ष की ज़िंदगी बन गई है। कितना प्यार करता है मोक्ष उससे, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है और प्रिंसेस भी कितनी खुश लग रही है। केविन उसकी बात सुन एक नज़र सुहानी को देखता है, फिर मान की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है। पर उसके मन में कई सवाल चलने लगे थे, उसे मान की बात कुछ समझ नहीं आई। वो मान को देखने लगता है, लेकिन जैसे ही मान केविन को देखता है, तो उसका ध्यान कहीं और करते बोला, चलना यार, पूजा शुरू होने वाली है और देखना मोक्ष और सुहानी वहाँ बैठ भी गए हैं। केविन उधर की साइड देखता है जहाँ मान ने इशारा किया था, जहाँ पूजा हो रही थी, वहाँ मोक्ष और सुहानी अब आकर बैठ गए थे। मान उसका हाथ खींचते हुए पूजा में सबके साथ बैठ जाता है। केविन का ध्यान भी अब पूजा में था। मान एक नज़र केविन को देख लंबी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करके वो भी पूजा में ध्यान देने लगता है। मोक्ष और सुहानी साथ में बैठे पूजा कर रहे थे और हवन कुंड में हवन सामग्री चढ़ाए जा रहे थे। मोक्ष अपने हाथों से आहुति दे रहा था और सुहानी ने अपना हाथ मोक्ष के हाथ में टच किया हुआ था। वो आहुति डालते वक्त कभी पंडित जी को देखती तो कभी मोक्ष को और कभी अग्निकुंड को टुकुर टुकुर देखती है। करीब 1 घंटे बाद पूजा समाप्त हो जाती है तो पंडित जी सबको प्रसाद देने को कहते हैं। तो सुहानी उनसे प्रसाद की थाली ले लेती है, लेकिन गलती से उसका हाथ सुहानी के हाथ से टच हो जाता है। उनका हाथ टच होते ही पंडित जी सुहानी को एकटक देखने लगते हैं, लेकिन सुहानी प्रसाद लेकर सबको देने के लिए चली जाती है। पंडित जी उसे जाते हुए देखने लगते हैं, फिर मोक्ष को देखते हैं जो एकटक हवन कुंड को देख रहा होता है। पंडित जी मोक्ष को देख के कहते हैं, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना होगा आने वाले ज़िंदगी में, उसे कभी खुद से दूर मत जाने देना। अगर वो तुमसे दूर हुई तो मौत के करीब होगी। पल-पल हर राह में खतरा ही खतरा है। कई अपनों के भेष में छिपे हैं, इसीलिए उसको कभी खुद से दूर मत जाने देना। जब तक वो तुम्हारे साथ है, सेफ है। बाकी सब भोलेनाथ की इच्छा। खुराना पैलेस। पंडित जी के ये बोलने पर सुहानी के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें हैं और वो जब तक मोक्ष के साथ है तब तक सेफ रहेगी। उनकी बात सुन मोक्ष एक्सप्रेशनलेस चेहरे से उन्हें देखने लगता है। पंडित जी की बातें सुन मोक्ष की नज़र खुद ब खुद सुहानी की तरफ चली जाती है। फिर पंडित जी की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, मैं उसके रास्ते की हर मुसीबत को मिटा दूंगा जो उसके रास्ते में आएगी। उस तक पहुंचने से पहले उन्हें इस मोक्ष खुराना से होकर गुजरना होगा। ये बोलते हुए मोक्ष की आंखें बहुत खतरनाक दिख रही थी।
पंडित जी उसे देख हल्का-सा मुस्कुरा जाते हैं और फिर कहते हैं, होगा वही जो किस्मत में लिखा होगा। बस उसकी ये मासूमियत मत खोने देना, बहुत भोली है वो। इतना बोल वो एक नज़र सुहानी को देखते हैं और फिर वहाँ से निहारिका जी के पास से विदा लेकर निकल जाते हैं। मोक्ष अपनी जगह में खड़ा होकर पंडित जी को जाते हुए देखने लगता है। उसकी आँखें इस वक़्त बहुत डार्क हो गई थी। वो अभी अपनी डार्क नज़रों से पंडित जी को जाते हुए देख ही रहा था कि तभी पीछे से उसे एक मीठी-सी आवाज़ आती है। अभी उस आवाज़ को सुनते ही मोक्ष अपनी आँखें बंद कर देता है और 5 सेकंड बाद खोलता है। उसकी आँखें एकदम नॉर्मल थी और चेहरे के भाव भी चेंज हो गए थे। वो पीछे मुड़कर सुहानी को देखने लगता है। सुहानी उसके पास आकर प्रसाद देते हुए बोली, "अभी आपने तो प्रसाद लिया ही नहीं।" फिर मोक्ष के हाथ में प्रसाद रखते हुए बोली, "लीजिए प्रसाद।" मोक्ष एक नज़र प्रसाद को देख सुहानी से पूछता है, "तुमने ले लिया प्रसाद?" सुहानी नाम में अपना सिर हिलाते हुए बोली, "नहीं अभी, अभी तो मैं सबको प्रसाद दे रही हूँ, उसके बाद मैं ले लूँगी।" मोक्ष अपने प्रसाद में से कुछ सुहानी के मुँह में डालते बोला, "कोई बात नहीं, तुम भी प्रसाद खा लो।" फिर आधा अपने मुँह में डाल लेता है। सुहानी उसे देख मुस्कुरा उठती है। सुहानी फिर थाली पूजा के स्थान में रख देती है। मोक्ष सुहानी का हाथ पकड़कर रूम की तरफ ले जाते हुए बोला, "चलो तुम्हें इस साड़ी में काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा है, चल के कपड़े चेंज कर लो, पूजा हो गई। वैसे भी अब साड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं है।" सुहानी उसकी बात सुन हाँ में सिर हिला के उसके पीछे चलने लगती है। मान सुहानी और मोक्ष को जाता हुआ देख रहा होता है। निहारिका जी अब लंच की तैयारियां करने लगती है क्योंकि दोपहर का वक्त हो गया था और पूजा की वजह से अभी किसी ने कुछ खाया ही नहीं था। तो वो किचन की तरफ बढ़ जाती है। बाकी सब भी अब हॉल में आकर बैठ जाते हैं। मोक्ष सुहानी को लेकर सीधा वॉशरूम में ले जाता है। मोक्ष के दिमाग में अब भी पंडित जी की बातें घूम रही थी। उनके हिसाब से सुहानी पर खतरा आने वाला था। मोक्ष के दिमाग में इस वक्त ये चल रहा था कि ऐसा कौन है जिसे सुहानी की आइडेंटिटी के बारे में पता है, क्योंकि सुहानी कौन है ये मोक्ष के सिवा कोई नहीं जानता था। मोक्ष अपनी सोच में गुम था कि तभी उसे अपने सीने में कुछ फील होता है। मोक्ष अपना सिर नीचे करके देखता है तो सुहानी उसके कुर्ते के बटन खोल उसके सीने में हाथ रख उसे ही देख रही होती है। मोक्ष सुहानी की हरकत देख अपनी आंखें छोटी कर उसे देखने लगता है और वैसे ही बोलता है, "ये क्या कर रही हो तुम प्राइवेट?" सुहानी उसके सीने में हाथ चलाते बोली, "प्यार कर रही हो आपको हब्बी?" इतना बोल वो शर्माने लगती है और मोक्ष उसकी ये हरकत देख उसे अजीब तरह से घूरने लगता है। उसे सुहानी का बर्ताव अजीब लगता है। वो सुहानी को घूरते हुए बोला, "तुम्हें किसने सिखाया ये सब करना?" सुहानी उसकी आंखों में देख मासूम बनते हुए बोली, "क्यों हब्बी, आपको मेरे यूँ पास आना पसंद नहीं है क्या?" मोक्ष उसकी बात सुन अपनी आंखें बंद कर देता है। फिर उसका हाथ अपने सीने से हटाते हुए बोला, "ऐसा कुछ नहीं है रैबिट, तुम अभी छोटी हो इसीलिए ये सब अभी तुम्हारे लिए सही नहीं है। और तुम मुझे ये बताओ तुमने ये सब कहाँ से सीखा?" दरअसल गीता ने सुहानी को समझाया था कि वो मोक्ष को ज़्यादा परेशान न किया करे और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा करे, क्योंकि सुहानी अब उनकी वाइफ है तो उसे एक वाइफ की तरह बिहेव करना चाहिए, ना कि किसी 5 साल की बच्ची की जैसे। उसने सुहानी से कहा था कि हर पति को अपनी पत्नी से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, जो हर वाइफ का फर्ज होता है उन्हें पूरा करना। गीता सुहानी को समझाते हुए बोली, देखो सुहानी, अगर तुम ऐसे ही बच्चों जैसी हरकतें करती रहोगी तो क्या पता मोक्ष जी तुमसे नाराज होके चले जाए। गीता ने तो ये बात उसे समझाते हुए कही थी, लेकिन हमारी बेवकूफ सुहानी ने पता नहीं अपने दिमाग में क्या ही वहम पाल लिया था। उसे तो बस गीता की एक ही बात समझ में आया कि मोक्ष उसे छोड़कर चला जाएगा। सुहानी अभी अपने ही ख़्यालों में खोई हुई थी कि उसके कानों में मोक्ष की फिर से आवाज़ पड़ी, "रैबिट तुम्हें सुनाई दे रहा है?" मैंने पूछा, "तुमने ये सब कहाँ से सीखा?" सुहानी अपनी नज़रें नीचे करके, "वो हमने फ़ोन में देख के सीखा था। अगर हम पति के सीने में हाथ रखेंगे और उन्हें प्यार से देखेंगे तो हमसे बहुत प्यार करेंगे।" फिर उसकी तरफ देखते हुए, "पर वो सब झूठ बोलते हैं, अब तो मुझसे नाराज़ हुए। ऐसा करने से इंटरनेट तो झूठ बोलता है।" फिर सिर झुका देती है। सुहानी की बात सुनकर मोक्ष का तो अपना सर पीटने का मन कर रहा था। वो सुहानी की तरफ देखकर अपनी आईब्रो सिकड़ते बोला, "तुम्हारे पास फ़ोन कहाँ से आया?" सुहानी उसकी तरफ देखते बोली, वो तो मैंने आरू।" वो अभी बोल ही रही थी कि उसकी नज़र मोक्ष से मिली, जो उसे ही देख अपनी खजाने वाली नज़रों से घूर रहा था। सुहानी नकली मुस्कुराहट लिए बोली, "वो मैंने आर्यन से माँगा था, ये कह के कि मुझे उसके फ़ोन से फ़ोटो खींचने हैं।" असल में सुहानी ने गीता की बातों को कुछ ज़्यादा ही सीरियस लिया था। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो गीता के कमरे से निकल कर अपने कमरे की तरफ जा रही थी, लेकिन वो तभी आर्यन से टकरा जाती है। आर्यन सुहानी को देखते बोला, "बन्नी तुम कहाँ खोई हुई चल रही हो?" सुहानी उसकी बात सुन कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। आर्यन उसकी बात सुन उसके कंधे को पकड़ते बोला, "क्या हुआ बन्नी? तुम परेशान दिख रही हो, कुछ हुआ है क्या?"
भाई ने डांटा तुम्हें? सुहानी जल्दी से ना में अपना सिर हिला देती है। फिर आर्यन को देख, अच्छा आरो ये बताओ, अगर हम किसी चीज के बारे में जानना हो तो हम उसके बारे में कहाँ से पता लगा सकते हैं? आर्यन को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती, तो वो थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, मतलब मैं समझा नहीं, कैसे क्या जानना है तुम्हें? सुहानी उसकी बात सुन सोचते हुए, अरे अगर हम जैसे किसी के बारे में जानना हो, जैसे अपने सिर पर हाथ रख सोचते हुए, जैसे अगर हमें खाना बनाना सीखना हो, ऐसे कुछ जानना हो, तो उसकी बात सुनकर आर्यन उसके सिर पर हल्का सा मारते हुए, अच्छा ऐसा हो तो हम इंटरनेट से भी जान सकते हैं, पर तुम्हें उसे जानने की क्या जरूरत है? तुम तो मॉम से भी सीख सकती हो, मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती है। सुहानी आर्यन को देख, अच्छा हम ये चीज फोन से भी सीख सकते हैं? आर्यन हमें अपना सिर हिला देता है। सुहानी कुछ सोचते हुए आर्यन का फोन देखते हो, अच्छा आरो तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपना फोन दे सकते हो? आर्यन उसकी तरफ देखते हुए, क्यों, तुम्हारे पास फोन नहीं है क्या? सुहानी ने नाम में अपना सिर हिला देती है। आर्यन उसे देख, तो भाई से कहती ना वो तुम्हें फोन दिला देते। सुहानी उसे देख, हाँ मैं बाद में उनसे मांग लूंगी, पहले ये बताओ तुम मुझे अपना फोन दोगे कि नहीं? आर्यन उसे देख कर, पर तुम्हें फ़ोन क्यों चाहिए? सुहानी उसकी बात सुन सोचने लगती है, फिर एकदम से, हाँ, वो मुझे अपनी और गीता की फ़ोटो खींचनी है। हम दोनों का साथ में एक भी फ़ोटो नहीं है, जब मेरा फ़ोन आ जाएगा तब अपने फ़ोन में सेंड कर दूँगी। आर्यन उसकी बात सुन कहता है, ठीक है, पर जल्दी वापस कर देना। इतना बोल वो अपना फ़ोन सुहानी को दे देता है। सुहानी जल्दी से उसका फ़ोन लेते हुए अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। आर्यन उसे ऐसे भागता हुआ देख, इसे तो गीता के साथ फ़ोटो खींचनी थी, तो ये अपने कमरे में क्यों गए? पता नहीं बन्नी के दिमाग में कब क्या चलता रहता है। इतना बोल वो अपना सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बात सुन मोक्ष को आर्यन पर अभी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर वो सुहानी को देख सख्ती से बोला, रैबिट ऐसे फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग मत चलाओ। मैंने तुम्हारा और गीता का एडमिशन कॉलेज में करा दिया है, तो अब अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। उसकी बात सुन सुहानी मासूम सी सूरत बनाकर उसे देखने लगती है। फिर उसके सीने में सिर रखते बोले, हब्बी आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? कहीं आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? हब्बी मुझे आपसे दूर नहीं जाना, प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत होना। मोक्ष उसकी बात सुन उसे खुद से ज़रा दूर करता है। फिर उसके गालों पर हाथ रखते बोला, बच्चा मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, अगर तुम खुद भी जाना चाहो तब भी नहीं। और तुम्हें ये फालतू की हरकतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसे ही रहो, मुझे तुम वैसे ही पसंद हो। इतना बोल उसके गालों को चूम लेता है। सुहानी उसकी बात सुन खुश होते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। मोक्ष सुहानी के होठों पर पैक करके बोला, चलो अब चेंज कर लो। मोक्ष सुहानी को अपनी शर्ट पहना देता है और उसको वॉशरूम से बाहर ले आता है। मान जैसे ही पीछे पलटता है तो वो किसी से टकरा जाता है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो सामने देखने लगता है, उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, काली आंखें, लंबे बाल, गोरा चेहरा, जीन्स और शॉर्ट पहना हुआ था, गुलाबी होंठ। उसकी उम्र 21 साल होगी। वो अपने सिर को सहलाते हुए बोली, अरे यार ये खंबे की तरह रास्ते में क्यों खड़े हो? उसकी आवाज़ सुन मान होश में आता है और उसे देखने लगता है, पर बोलता कुछ नहीं, वो बस उसे घूरने लगता है। वो लड़की उसे ऐसे खुद को घूरता हुआ देखती है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती है और वो अपने दांत पीसते बोली, ओ हेलो, कभी लड़की नहीं देखी क्या जो ऐसे घूर रहे हो? उसकी बात सुन मान उसे घूरने लगता है, फिर डबल स्माइल करते हुए बोला, जी वो देखी है बहुत, पर आप जैसी खूबसूरत नहीं देखी। वो लड़की उसकी बात सुन खुश होने लगती है और अपने बालों को संवारने लगती है। मान उसको खुश होता देख हंसते बोला, ओ मैडम जोक था, बंदरिया जैसी शक्ल है तुम्हारी, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत तो मेरी हॉस्पिटल की नर्स है। उसकी बात सुन उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ उंगली उठाकर बोली, क्या बोला तुमने? मैं बंदरिया जैसी दिखती हूँ? हाउ डू यू कॉल मी अ मंकी? डू यू इवन नो आई एम? मान बोला, क्यों आप कहीं की प्राइम मिनिस्टर है क्या जो मुझे आपको जानना चाहिए? उस लड़की का अब सब्र का बांध टूट गया था और वो ज़ोर से चिल्ला के बोली, भाई बड़ी मॉम कहाँ है आप सब? उसके ऐसे चिल्लाने से मान अपने कान में एक उँगली डाल उसे हिलाते बोला, चिल्ला क्यों रही हो इतना? मेरे कान सुन हो गए बंदरिया। उसके मुँह से दोबारा खुद को बंदरिया सुन उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है। वो मान की तरफ उँगली दिखा के जैसे ही कुछ कहती है, पीछे से किसी की आवाज़ आई, आरोही। आवाज़ सुन वो लड़की और मान पीछे देखते हैं जहाँ सभी घर वाले खड़े थे। उसके ऐसे चिल्लाने से सब अपने अपने रूम से बाहर आ गए थे। मोक्ष और सुहानी भी उसके चिल्लाने से वहाँ आ गए थे। मोक्ष ने जैसे ही मान को उस लड़की के साथ लड़ते देखा, उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो अपने माथे को 2 उंगली से रफ करने लगता है। सुहानी तो उस लड़की को बस टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। निहारिका जी उस लड़की के पास आते बोले, आरोही तुम कब आई और तुम चिल्ला क्यों रही थी? वो लड़की जिसका नाम आरोही खुराना है वो निहारिका जी के गले लगते हुए बोली, बड़ी मॉम कैसी है? आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। निहारिका जी उसकी पीठ पर हाथ रख सहलाते बोले, हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया। फिर उससे दूर होकर बोले, अच्छा ये बताओ तुम चिल्ला क्यों रही थी? आरोही मान की तरफ इशारा करते हुए बोली, बड़ी मॉम ये मुझे बार बार बंदरिया कह रहे हैं, क्या मैं आपको बंदरिया जैसी दिखती हूँ? उसकी बात सुन मान बुदबुदाते हुए बोला, लगना क्या है, तुम
तुम हो सही बंदरिया, तब भी तो बंदरों की तरह चिपक रही हो उनसे। आरोही सब उसको बुदबुदाते हुए देख उसे घूरने लगी। फिर मान की तरफ देखते बोली, मॉम ये है कौन और हमारे घर में क्या कर रहे हैं? उसकी बात सुन मान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो आरोही को अपनी सर्द नज़रों से देखने लगता है। उसकी हाथों की मुट्ठियाँ इस वक्त कसी हुई थी। मोक्षमान को ऐसे देख अपनी सर्द आवाज़ में बोला, ये क्या तमाशा लगा के रखा है यहाँ? फिर आरोही की तरफ देखते हो, तुम यहाँ रहने आई हो या चिल्लाने? आरोही उसकी इतनी सख्त आवाज़ सुन घबरा जाती है। उसे मोक्ष को देख हमेशा डर लगता था। निहारिका जी उसे डरता देख बात को संभालते बोली, अच्छा बेटा तुम अकेली आई हो और कोई नहीं आया तुम्हारे साथ? आरोही उनकी बात सुन कुछ कहती है, तभी पीछे से एक आवाज़ आई, नहीं भाभी जी वो हमारे साथ आई है। उसकी आवाज़ सुन सब दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ एक शख्स खड़ा था। उसे देख मोक्ष का चेहरा डार्क हो जाता है और उसकी हाथों की मुठ्ठियाँ कस जाती है और उसके हाथों की नसें दिखने लगती है। मोक्ष के साथ काविन और मान का भी यही हाल था। मान तो उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। उसकी आँखों के आगे बहुत कुछ दिखने लगा था। वह तुरंत अपनी आँखें बंद कर देता है। मोक्षमान को देखता है, फिर अपनी बगल में खड़ी सुहानी को जो बस सामने देखे जा रही थी। मोक्ष सुहानी को देख कहता है, रैबिट तुम जाओ रूम में, मैं अभी आता हूँ। सुहानी उसकी बात सुन उसे देख सामने खड़े शख्स की तरफ इशारा करते हुए बोली, हब्बी वो अंकल कौन है? मोक्ष उसकी बात सुन अपनी हाथों की मुट्ठी कस देता है, फिर अपना गुस्सा कंट्रोल करते बोला, वो कोई नहीं है और तुम भी उनको नहीं जानती तो उनसे दूर रहना। ओके चलो अब रूम में जाओ, मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया था ना, तुम्हें नहीं खानी हो? मोक्ष की बात सुन सुहानी की आंखों में चमक आ जाती है और वो अपनी चमकती आंखों से मोक्ष को देखने लगती है। फिर खुश होते हुए, सच्ची हबी मैं चॉकलेट खा सकती हूँ? मोक्ष सुहानी के गालों में हाथ रखते हुए बोला, हाँ बच्चा मैं तुम्हारे लिए ही तो लाया था। उसकी बात सुन सुहानी बिना कोई जवाब दिए सीधा रूम की तरफ भाग जाती है। उसे डर था कहीं मोक्ष अपनी बात से पलट ना जाए और उसे चॉकलेट खाने से मना ना कर दे, इसलिए वो उसे बिना कुछ कहे सीधा ऊपर रूम की तरफ भाग जाती है और मोक्ष उसे ऐसे भागता हुआ देख ना में सिर हिला देता है। मोक्ष अब गीता की तरफ देखते बोला, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाओ तुम भी अपने रूम में। गीता जो सामने खड़े इंसान को अजीब नज़रों से देख रही थी, वो मोक्ष की आवाज़ सुन उसकी तरफ देखने लगती है। फिर सामने खड़े इंसान की तरफ इशारा करते हुए बोली, सर ये कौन है? उसकी बात सुन मोक्ष बिना उसे देखे बोला, क्यों तुम्हें ये क्यों जानना है? गीता उसे देख कहती है, पता नहीं सर, पर मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा है। गीता की बात सुन मोक्ष गीता को देखने लगता है जो फिर से उस शख्स को अजीब नजरों से देख रही थी। मोक्ष एकटक गीता को देख रहा था, फिर सामने देखते हुए बोला, वो कौन है? कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो कोई ख़ास है जो उनके बारे में बताया जाए। नाउ गो टू योर रूम। गीता उसकी बात सुन एक नज़र उस शख्स को देख के अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है और मोक्ष एक नज़र गीता को जाते हुए देख वापस उस शख्स को घूरने लगता है। अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए थे। वो उस शख्स के पास आकर बिना भाव के उसे देखने लगता है। वो शख्स जिनकी उम्र 45-50 के आसपास होगी मोक्ष को देख कुटिल मुस्कान करता है, क्या आप अपने चाचा के आशीर्वाद नहीं लोगे भतीजे? उसने भतीजे शब्द पर कुछ ज़्यादा ही जोर दिया था। उस शख्स के ऐसा बोलने पर मोक्ष को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते बोला, मिस्टर खुराना आपने कोई ऐसा महान काम नहीं किया है जो हम आपके पाँव छुए। मोक्ष की बात सुन मिस्टर खुराना जो कि राज खुराना के छोटे भाई आशीष खुराना थे, वो गुस्से से तिलमिला उठते हैं, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर नकली हंसी लाते हुए बोले, बेटा हमने काम तो बहुत सारे पुण्य के किए हैं, इसीलिए तो लोग मुझे इतना मानते हैं। उनकी बात सुन काविन बीच में बोला, उन्हें पता नहीं है ना अभी के वो लोग जिसे अपना भगवान समझने की भूल कर रहे हैं, असल में वो इंसान अंदर से किसी हैवान से कम नहीं है। काविन के इस तरह सबके सामने खुद की इंसल्ट करता देख आशीष जी गुस्से में चिल्लाते बोले, ए लड़के औकात में रहकर बात कर, भूलो मत तुम इस घर के सिर्फ एक नौकर हो। तुम्हें इस घर में पनाह क्या दे दी? तुम तो खुद को इस घर का बेटा ही समझने लगे हो। समझना क्या है, वो इसी घर का ही बेटा है। मिस्टर खुराना मोक्ष अपने दांत पीसते हुए बोला, फिर उनकी आंखों में देखते बोला, आपने आज तो मेरे भाई के बारे में ये बोल दिया, अगर अगली बार आपने मेरे भाइयों के खिलाफ एक भी शब्द बोला ना तो अगली बार आप बोलने लायक नहीं रहेंगे। मोक्ष का गुस्सा देख एक पल के लिए आशीष जी घबरा जाते हैं। राजी बात को बढ़ाते हुए देख बीच में बोले, अरे आप लोग बस भी कीजिए। फिर देखते हुए, आओ तुम देखो आओ अंदर, ये भाई जो अपनी जगह पर ही खड़ा था और कुछ सोच रहा था। मोक्ष मान को देख उसके पास आता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है। उसके हाथ रखने पर मान चौंकते हुए सामने देखता है, फिर इधर उधर अपनी नजरें घुमाते हुए बोला, वो यहाँ आ गया है। मोक्ष मेरी गुड़िया कहाँ है? इतना बोल वो इधर उधर देखने लगता है। काविन भी अब उनके पास आता है और मान को पैनिक करता देख बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? मान केविन को देख कुछ बोलने ही वाला था कि मोक्ष मान के कंधे में हाथ रख के कहता है, स्टडी रूम में मिलो दोनों। इतना बोल वो वहाँ से निकल जाता है और मान केविन एक दूसरे को देखती है और वो भी उसके पीछे आ जाता है लिविंग रूम।
आशीष जी चारों तरफ देखते हुए निहारिका जी को देख के बोले, भाभी जी आज कुछ खास था क्या? घर में कहीं मैंने आने में देर तो नहीं कर दी? निहारिका जी राज जी को देखने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता आशीष जी को क्या जवाब दे। तभी आर्यन बीच में उनकी बात सुनकर, जी आज घर में छोटी सी पूजा थी। निहारिका जी राज जी आर्यन को देखने लगते हैं। उन्हें डर लग रहा था कहीं आर्यन उन्हें मोक्ष की शादी के बारे में न बता दे, क्योंकि मोक्ष ने सुहानी का जिक्र आशीष जी के सामने करने के लिए भी मना किया था। आर्यन की बात सुन आशीष जी उसे देखने लगते हैं। आर्यन उन्हें देख कहता है, ओह चाचा जी, आपको दिखता नहीं क्या? मैं पूरे 3 साल बाद घर आया हूँ। मॉम ने मेरे आने की खुशी में घर में पूजा रखी थी। आर्यन की बात सुन आशीष जी बोले, ओह हाँ, मैं ध्यान ही नहीं दिया कि तुम वापस आए हो, क्योंकि आपका ध्यान तो भाई को नीचा दिखाने में, पर अफ़सोस आप कर नहीं पाए। आर्यन ने उन्हें कटाक्ष करते हुए बोला। आर्यन की बात सुन आशीष जी को उस पर बहुत गुस्सा आया और वो अपने दाँत पीसते हुए आर्यन से बोले, ज़बान सँभाल के बात करो, भूलो मत मैं तुम्हारा चाचा हूँ। आर्यन उनकी बात सुनकर अपना मुँह अजीब करते बोला, उसी बात का तो दुःख है। आर्यन की बात सुन निहारिका जी आर्यन को देख गुस्से में बोले, आर्यन ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? माफ़ी माँगो भाई साहब से। अभी आर्यन अपनी मॉम को गुस्से में देख मुँह बना लेता है। फिर आशीष जी को देख रूड वॉइस में बोला, आई एम सॉरी चाचा जी। इतना बोल वो उन्हें घूरने लगता है। आशीष जी आर्यन को देख के कहते हैं, कोई बात नहीं भाभी जी, छोटा है, अभी अकल नहीं है इसमें, अभी बड़ों से बात करने की। कहते हुए वो आर्यन को डबल स्माइल करते हैं। आर्यन को उनको ऐसे स्माइल करते देख बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी मॉम को देख कुछ नहीं कहता। आशीष जी निहारिका जी राज जी को देखते हुए बोले, क्या भाई साहब आपने घर में पूजा रखी हुई थी और हमें नहीं बताया? उनकी बात सुन आर्यन उन्हें घूरते बोला, हमने ये पूजा सिर्फ फैमिली वालों के लिए रखी थी, तो आपको क्यों बताना था हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं? आर्यन ने सीधा-सीधा आशीष जी को बाहर वाला बता दिया। आशीष जी को उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो उनकी बेइज्जती कर रहा हो। स्टडी रूम मोक्ष लैपटॉप देखते हुए डेविल स्माइल करता है। मान केविन भी लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहे थे। वो तो हैरान ही हो गए थे। मान मोक्ष को देख कहता है, तुमने आर्यन को भी अपने जैसा बना दिया क्या? केविन मान की बात सुन, नहीं, वो तो इसके सामने आँख उठाकर नहीं देखता, वो तो इससे बहुत डरता है। इससे बात करनी हो तो मुझे आगे खड़ा करके बात करता है, तो वो कैसे उसे अपने जैसे बना सकता है? मोक्ष उन दोनों की बात सुन बिना किसी भाव के बोला, अक्सर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और तुम दोनों भूल क्यों जाते हो? वो आर्यन खुराना है, मोक्ष खुराना का भाई। मोक्ष की बात सुन अब सब आर्यन को देखने लगते हैं, जो बहुत ही अजीब तरीके से आशीष जी को घूरे जा रहा था। आशीष जी आर्यन को खुद को ऐसा घूरता देख थोड़ा डर जाते हैं। उन्हें अभी आर्यन का ऐसा देखना बिल्कुल मोक्ष की तरह लगता है। वो ज़्यादा देर आर्यन की आंखों में नहीं देख पाते और अपनी नज़रें उससे हटा देते हैं। आर्यन उनको ऐसे खुद से डरता देख डबल स्माइल करने लगता है, लेकिन तुरंत अपने चेहरे में मासूमियत लाते बोला, चाचा जी आपको नहीं लगता अब आपको जाना चाहिए? क्योंकि आप तो बहुत बिजी इंसान हैं, आपको जनता को बेवकूफ़ बनाकर, मेरा मतलब उनका भला करने के लिए जाना होगा ना, तभी तो वो आपको वोट देंगे। आशीष जी आर्यन की बात सुन उन्हें पहले घूर के देखते हैं, लेकिन वो जैसे ही आर्यन की आंखों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं, क्योंकि आर्यन की आंखें बहुत ही खतरनाक दिख रही थी। आशीष जी अपनी जगह से खड़ा होकर राज जी, निहारिका जी की तरफ देखते हुए बोले, अच्छा भाई साहब, भाभी जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे अभी एक मीटिंग अटेंड करनी है। इतना बोल वो बिना उनकी कोई बात सुने वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाते-जाते वो आर्यन को एक नज़र देखते हैं। उन्हें आर्यन कुछ अलग लग रहा था, जैसे वो दिखता था वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। आशीष जी आर्यन को देख जाते हुए बोले, उड़ लो, अभी जितना उड़ना है, एक बार वो आ जाए, तुम्हारी ये पंख मैं ही काटूँगा। इतना बोल उनकी आँखों में नफ़रत साफ दिख रही थी। निहारिका जी अब आर्यन को देख गुस्से में बोली, आर्यन ये क्या तरीका था अपने चाचा जी से बात करने का? मैं देख रही थी तुम उन्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन अपनी माँ की बात सुन बिना किसी भाव के बोला, वो हमारे कुछ नहीं लगते हैं, इसलिए उनसे ज़्यादा अपनापन जताने की ज़रूरत नहीं है। आप भूल गई है, भाई ने साफ बोला हुआ था कि वो मेहमान बनकर आ रहे हैं। वो होते कौन है हमारी फैमिली के किसी भी मेम्बर के बारे में कुछ भी बोलने वाले? अगर उन्होंने दोबारा हमारे फैमिली के किसी भी मेंबर के बारे में कुछ कहा तो मैं उनका मुंह तोड़ दूंगा। इतना बोल वो वहाँ से निकल जाता है। निहारिका जी उसे जाते हुए देख के कहती है, देखा आपने, ये बिल्कुल मोक्ष की तरह हो गया है। राज जी उसके कंधे में हाथ रखते हुए, नेहा तुम परेशान मत हो, और उसने कुछ गलत नहीं कहा, तुमने देखा नहीं वो कैसे हमारे बच्चों से बात कर रहा था, और उसे बस केविन के लिए बुरा लगा। तुमने देखा ना आशीष ने केविन से कैसे बात की थी, तुम जानती हो आर्यन केविन से कितना अटैच है। निहारिका जी को भी उनकी बात सही लगती है। वो जानती थी ज़रूर आर्यन को आशीष ने केविन के बारे में जो बोला है उसी का गुस्सा आया होगा। वो फिर राजी को देख हाँ में अपना सिर हिला देती है। खुराना पैलेस रात का वक्त, सभी लोग डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे और सब अपना अपना डिनर कर रहे थे। हमेशा की तरह मोक्ष और सुहानी एक ही प्लेट में खाना खा रहे थे और मोक्ष सुहानी को अपने हाथों से खिला रहा था। घर के सभी लोगों को अब ये देखने की आदत हो गई थी। सबको समझ आ रहा था कि मोक्ष सुहानी से बहुत प्यार करता है, लेकिन मोक्ष कहेगा नहीं, क्योंकि वो दूसरों के सामने अपने जज्बात शेयर नहीं कर पाता था। निहारिका जी मोक्ष को देख के कहती है, मोक्ष हमने कल सुहानी की पहली रसोई की रस्म रखी है। मोक्ष उनकी बात सुन बिना भाव के बोला, रैबिट कुछ नहीं करेगी, कल से वो और गीता आर्यन के साथ कॉलेज जाएंगे।
निहारिका जी, मोक्ष शादी के बाद ये रस्म हर बहू करती है। हम बाकी रस्म के लिए नहीं कह रहे, लेकिन रसोई की पहली रस्म करना ज़रूरी होता है। मोक्ष उनकी बात सुन कुछ नहीं कहता तो निहारिका जी उसकी चुप्पी समझ जाती है और सुहानी को देख के बोली, बेटा कल तुम्हारी पहली रसोई है तो सुबह जल्दी उठ जाना, ओके। सुहानी उनकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला देती है। हालांकि उसे कुछ समझ तो नहीं आया, पर फिर भी वो हाँ कहती है। निहारिका जी की बात सुन गीता थोड़ा क्यूरियस होकर बोली, मॉम पहली रसोई की रस्म क्या होता है? निहारिका जी गीता की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, बेटा पहली रसोई में हर नई बहू को सबके लिए कुछ मीठा बनाना पड़ता है, और अगर उसका खाना सबको पसंद आया तो सब उसको नेक में ढेर सारे गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट का नाम सुनकर सुहानी की आंखें चमक जाती है और वो निहारिका जी को देखते बोली, मम्मा मुझे गिफ्ट मिलेगा सबसे? वो मम्मा कब मिलेगा? उसकी बच्चे जैसी हरकतें देख मोक्ष उसे घूरने लगता है और उसे घूरते बोला, रैबिट पहले खाना फिनिश करो। उन्होंने कहा ना जब तुम्हारी पहली रसोई होगी उसके बाद मिलेगा। अभी चुपचाप करके डिनर करो। तभी वहाँ हँसने की आवाज़ आने लगती है और सब आवाज़ सुनकर उस तरफ देखने लगते हैं, जहाँ से हँसने की आवाज़ आ रही थी। गीता जो हँस रही थी, अपनी हँसी कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि सब उसे घूर रहे हैं, तो वो अपनी हँसी को रोकते बोली, सॉरी, सॉरी, लेकिन उसकी फिर हँसी निकल जाती है। अब तो सारा परिवार उसे अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि गीता को अचानक हुआ क्या है और वो ऐसे पागलों की जैसे क्यों हँस रही है। उसको ऐसे पागलों के जैसा हँसता देख केविन उसे घूरते बोला, तुम्हारे दिमाग का एक स्क्रू ढीला है क्या, जो ऐसे बेवजह हँसे जा रही हो? केविन की ऐसी ठंडी आवाज़ सुन गीता की हँसी ही गायब हो जाती है और वो अपनी नज़रें झुका देती है। गीता को केविन को देख पता नहीं क्यों पर बहुत डर लगता था। वो मोक्ष को देख भी इतना नहीं डरती थी जितना केविन को देखकर। केविन ने जब गीता को खुद से ऐसा डरता देखा, वो अपनी हाथों की मुठ्ठियां कस देता है और बिना किसी भाव के उसे देखने लगता है। निहारिका जी गीता को ऐसी नजरें झुकाते हुए देख केविन को डांटते बोली, क्यों डांट रहा है उसे? फिर गीता को देख, गीता बेटा तुम हंस क्यों रही थी, क्या बात है? गीता उनकी बात सुन अपना सिर उठाकर निहारिका जी को देखने लगती है, फिर डरते हुए अपने बगल में बैठे केविन को देखती है जो उसे ही घूर रहा था। लेकिन गीता जैसे केविन को देखती है, झट से अपनी नज़रें उससे हटा देती है। निहारिका जी उसे देखते बोली, बेटा उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे देखो और बताओ क्या बात है? गीता उनकी बात सुन उन्हें देख मुस्कुराते हुए बोली, वो मॉम आपने कहा ना कि सुहानी को पहली रसोई में कुछ बनाना है। निहारिका जी उसकी बात सुन हमें अपना सिर हिला देती है। गीता फिर से हंसते बोली, मॉम वो क्या है ना, सुहानी को खाना बनाना ही नहीं आता, खाना तो दूर उसने तो आज तक चाय तक नहीं बनाई है। इतना बोलो फिर से हंसने लगती है और अब सुहानी को देखने लगती है। सुहानी गीता को देख कहती है, हाँ तो क्या हुआ, मैं पानी अच्छे से उबालती हूँ। सुहानी निहारिका जी की तरफ देखते हुए बोली, मम्मा मैं ना पहली रसोई में सबको पानी उबाल के दूंगी। इतना बोल वो सबको टिमटिमाती आंखों से देखने लगती है। लेकिन जैसे ही सब लोग सुहानी की बात सुनते हैं, अपना मुंह खोले उसे देखने लगते हैं। आर्यन तो उसकी बात सुनकर खांसने लगता है, क्योंकि उसने उसी टाइम जूस पिया था और सुहानी की बात सुन उसका जूस उसके गले में अटक जाता है, जिससे उसकी खांसी निकल जाती है। सुहानी उसे खांसता देख उसे पूछती है, आरू तुम्हें क्या हुआ, तुम खांस क्यों रहे हो? अब जाके सब होश में आते हैं और सुहानी को अब अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। सबको तो समझ में नहीं आ रहा था सुहानी से क्या बोले, मतलब सुहानी की पहली रसोई में वो हमें खाना नहीं पानी उबाल के पिलाएगी, क्योंकि उसे वही आता है, हद है। आर्यन सुहानी को देख कहता है, बन्नी तुमने क्या कहा, तुम हमें पहली रसोई में खाने के बदले पानी पिलाओगी? इससे अच्छा तुम कुछ मत बनाना, वही अच्छा रहेगा। आर्यन की बात सुन सुहानी उसे घूरते बोले, क्यों, मैं क्यों ना बनाऊं, मैं तो बनाऊंगी। आर्यन उसकी बात सुन उसे देखते बोला, अरे जब तुम्हें आता ही नहीं है बनाना तो क्या बनाओगी, पानी, हम सुबह पानी खाएंगे क्या? सुहानी उसकी बात सुन बोली, हाँ क्योंकि मुझे वही आता है। फिर कुछ सोचते हुए, वो तो तुम मुझे इसीलिए मना कर रहे हो ना, ताकि तुम मुझे पहली रसोई में गिफ्ट ना दे पाओ। फिर गुस्से से, मुझे गिफ्ट चाहिए, अगर मैंने कुछ नहीं बनाया तो मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट नहीं मिलेंगे। सुहानी मोक्ष को देख मासूमियत से बोली, हाँ अभी देखो ना, इसे ये मुझे गिफ्ट ना देने की वजह से मुझे पहली रसोई की रस्म करने से मना कर रहा है। सुहानी की बात सुन सब अपना सिर पकड़ लेते हैं और गीता तो हंसने लगी थी, और उसको हंसता देख सुहानी सबको देखती है तो अब सब भी हंसने लगे। सुहानी का तो मुंह बन जाता है और वो अपना मुंह फुलाए नीचे देखने लगती है। निहारिका जी बोली, बेटा पहली रसोई में पानी नहीं उबालते बल्कि कुछ मीठा बनाना पड़ता है। मोक्ष सबको देख सख्त आवाज़ में बोला, रैबिट कुछ नहीं बनाएगी, ना ही कोई रस्म होगी। उसकी बात सुन निहारिका जी उसे समझाते बोली, बेटा ये एक रस्म है जिसे हर नई बहू को करना ही पड़ता है, नहीं तो वो तब तक किचन में नहीं जा सकती है जब तक ये रस्म नहीं हो जाती। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रैबिट किचन में नहीं जाएगी, बेटर है उसके लिए भी और आप सबके लिए भी। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मोक्ष की बात सुन सुहानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन अभी मुझे ये करना है, प्लीज़। इतना बोल वो उम्मीद भरी नज़रों से मोक्ष को देखने लगती है, लेकिन मोक्ष उसकी बातों को इग्नोर कर देता है।
निहारिका जी मोक्ष को देख बोली, मोक्ष तुम चिंता मत करो, मैं सुहानी के साथ रहूंगी किचन में, लेकिन रस्में भी ज़रूरी है बेटा, करनी है। मोक्ष निहारिका जी की बात सुन सर्द आवाज़ में बोला, ये पहली और आखिरी बार है जब रैबिट कुछ बनाएगी, उसके बाद रैबिट किचन में कदम नहीं रखेगी। निहारिका जी हमें अपना सिर हिला देती है तो मोक्ष अपनी चेयर से उठकर अपने रूम की तरफ आ जाता है। सभी लोग भी अब अपना अपना खाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं। मोक्ष सुहानी का कमरा। सुहानी जब कमरे में आती है तो देखती है मोक्ष सोफे में बैठ के लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। सुहानी अब अंदर आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन मोक्ष उसे कुछ नहीं कहता। सुहानी को लगता है कि मोक्ष उससे नाराज़ हो गया है, इसीलिए उसको इग्नोर कर रहा है। सुहानी बिना कुछ सोचे सीधा जाकर मोक्ष की गोद में बैठ जाती है और उसके सीने में अपना सर छिपा के कहती है, हब्बी आप मुझसे नाराज़ है क्या? मोक्ष कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंखें सर्द थी क्योंकि मोक्ष लैपटॉप में वीडियो कॉलिंग में था, क्योंकि उसकी एक मीटिंग थी जिसे वो अटेंड कर रहा था। उसने सुहानी को कुछ इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसके कान में ईयरबड्स लगे हुए थे और वो दूसरी साइड की बात सुन रहा था। लेकिन जब सुहानी उसकी गोद में बैठी तो वह हैरान हो गया, लेकिन जब उसने लैपटॉप स्क्रीन में देखा तो वो जिनके साथ वीडियो कॉल में था वो सब घूर घूर के मोक्ष को देखने लगे थे। दरअसल ये एक ग्रुप मीटिंग थी जिसमें केविन भी था। केविन को मोक्ष को देख रिलैक्स था क्योंकि उसे पता था ये कौन है, पर और किसी को सुहानी का चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि सुहानी ने मोक्ष के सीने में अपना सर छिपाए हुए थे। सबने मोक्ष की गोद में किसी लड़की को देखा तो सब हैरान थे क्योंकि सब अपने इस खड़ूस बॉस को जानते थे कि इन्हें लड़कियों से कितनी नफरत है, खासकर उनसे जो उनके पास आने की कोशिश करती है। सभी यही सोच रहे थे कि मोक्ष ने उस लड़की को कुछ कहा क्यों नहीं, बल्कि चुप था। लेकिन कोई था जो उसे सुहानी को तब से घूरे जा रहा था जब से वो मोक्ष की गोद में बैठी थी। उसकी आंखों में जलन नफरत के भाव साफ दिख रहे थे। ये एक लड़की थी जो मोक्ष के ऑफिस में ही काम करती थी। वो बार बार सुहानी का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। वही नहीं बल्कि सभी सुहानी का चेहरा देखना चाहते थे। मोक्ष जब सबको ऐसे घूरता देखता है तो अपनी सर्द आवाज में बोला, मीटिंग इज ओवर। इतना बोल वो लैपटॉप बंद कर देता है। मोक्ष अब सुहानी की कमर में हाथ रखे एक हाथ से उसके सर को सहलाने लगता है और प्यार से बोला, रैबिट क्या हुआ और तुमने ऐसे क्यों कहा कि मैं नाराज हूँ? सुहानी उसकी बात सुनकर बोली, क्योंकि हब्बी आप मुझे देख ही नहीं रहे थे, बस अपने लैपटॉप में घुसे थे। उसकी बात सुन मोक्ष उस पर बोला, मैं काम कर रहा था बच्चा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे नाराज हूँ? सुहानी उसके सीने से सर बाहर निकाल के बोली, वो मैंने कल खाना बनाने के लिए बोला ना, तो मैंने सोचा आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मोक्ष उसकी बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोला, जब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुम क्यों जिद कर रही थी कि तुम्हें खाना बनाना है? सुहानी, क्योंकि हब्बी मम्मा ने कहा कि अगर मैं खाना बनाऊंगी तो सब मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे और मुझे गिफ्ट बहुत पसंद है। आज तक किसी ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। जब मेरा बर्थडे भी आता था तो गीता के अलावा मुझे कोई गिफ्ट नहीं देता था, यहाँ तक कि विश भी नहीं करते थे। मोक्ष सुहानी की बात ध्यान से सुनता है, फिर वो कुछ सोचने लगता है। सुहानी मोक्ष को ऐसा देखो उसके गालों पर हाथ लगाते हुए बोली, हब्बी कहाँ खो गए आप? मेरी बात सुन भी रहे हो आप? मोक्ष उसकी तरफ देखते बोला, हाँ ठीक है, तुम खाना बना लेना, लेकिन अकेले कभी किचन में मत जाना, ओके? फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।